गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लेसन 5 कर रहे थे जिसमें मैंने आपको फ्रिक्शन किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है और न्यूइजेंस किस तरह से है, मतलब डिसएडवांटेजियस किस तरह से है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद हम आगे करेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, फिर फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज़ किया जा सकता है। कई जगह फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए, कई जगह फ्रिक्शन कम होना चाहिए, तो किस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है बेटा। तो यह है, वी नाउ नो दैट फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशंस एंड अनडिज़ायरेबल इन सम अदर सिचुएशंस। कुछ जगह फ्रिक्शन ज़रूरी है और कुछ जगह फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना है तो हम सरफेस की रफनेस को बढ़ा दें, और अगर हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करना है तो हम सरफेस को क्या कर दें, स्मूथ बना दें। जैसे कि ये कार और बसेस के टायर्स आपने देखे होंगे, इन पर थ्रेड्स होते हैं, इस तरह से ये जिगजैग सा पाथ बना हुआ होता है। अगर हम अपने शूज़ को नीचे से देखें तो जो उनका सोल होता है वो ग्रूव्ड होता है। ग्रूव्ड मतलब इस तरह से उसमें भी ऐसे चैनल्स बने हुए होते हैं कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते नीचे से शूज़। क्यों नहीं होते? अगर हम लोग यहाँ इन केसेस में इन्हें स्मूथ बना देंगे, जैसे टायर्स को अगर हमने स्मूथ बना दिया या शूज़ के नीचे जो सोल है उन्हें स्मूथ बना दिया, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो फ्रिक्शन फोर्स स्मूथनेस की वजह से कम होगा और हमारा जो टायर होगा वो स्किड कर जाएगा, ऐसे फिसल कर टर्न कर जाएगा गाड़ियाँ जो है, और जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। इसी तरह से जब हम लोग अपने शूज़ ऐसे पहनेंगे जो नीचे से प्लेन होंगे, तो क्या होगा, हमारे पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा और हमारी मूवमेंट एकदम से फास्ट होगी और पैर फिसल कर आगे बढ़ जाएगा, स्लिप कर जाएगा, जिससे चोट लगने का डर होगा। तो किसी भी तरह की स्लिपिंग और स्किडिंग से बचने के लिए जो टायर्स होते हैं उनमें थ्रेड्स बनाए जाते हैं और जो शूज़ होते हैं वो नीचे से ग्रूव्ड बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इन केसेस में हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों केसेस में इंक्रीज्ड फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजियस है। अब आगे हम बढ़ते हैं, स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं। जो स्पोर्ट्समैन शूज़ डालते हैं ना, वो स्पेशल टाइप के शूज़ होते हैं। उनके शूज़ के नीचे स्पाइक्स होती हैं, छोटी छोटी कीलें होती हैं, ठीक है। क्लीट्स भी बोलते हैं उन्हें, स्पाइक्स भी बोलते हैं। सोल में लगा हुआ होता है ये। क्यों लगा हुआ होता है? ताकि जब वो उन्हें लगातार रन करना होता है, तो जब वो भाग रहे होते हैं ना, तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में, स्मूथ होने की वजह से शूज़ के, तो क्या होगा, पैर फिसल जाएगा एकदम से और उन्हें बहुत इंजरी होगी, बहुत चोट लगेगी। लेकिन अगर शूज़ में कीलें लगी हुई हैं तो रफनेस बहुत ज़्यादा होगी और दोनों जो सरफेस है वो थोड़ा इंटरलॉक हो जाएंगे, शूज़ और ग्राउंड, ठीक है। ग्रिप बन जाएगी पैरों की ग्राउंड के साथ और वो बार बार स्लिप नहीं करेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पाइक्स क्यों लगी होती हैं स्पोर्ट्समैन के शूज़ में? इंक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्शन को, ताकि पैर की ग्रिप बन जाए ग्राउंड के साथ और बार बार स्लिप ना करे पैर, ठीक है। जैसे हमारी चप्पल भी जब घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, नीचे से सोल प्लेन हो जाता है, हमारा पैर फिसलता है और हम नई चप्पल खरीदते हैं चाहे वो टूटी भी ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मूथनेस की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हमारा पैर बार बार फिसलेगा, और जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम अपने चप्पल शूज़ रिप्लेस करते हैं जब वो नीचे से उनकी सोल प्लेन हो जाती है, ग्रूव्ड ना रहकर। अब यहाँ से पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। एथलेटिक्स और स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, खासकर जिम्नास्टिक प्लेयर की अगर हम बात करें, वो कोर्स पाउडर, कोर्स या चॉक पाउडर, कोर्स होता है दानेदार सा कोई पाउडर, चॉक तो होता ही दानेदार सा है, वो बार बार अपने हाथों को रब करते हैं चॉक पाउडर से या कोर्स पाउडर से। ऐसा क्यों करते हैं? जिम्नास्टिक प्लेयर को बार बार वो पोल्स पकड़ने होते हैं ना, बाज जिन्हें बोलते होते हैं, एक्सेस वो कोई भी इवेंट करते हुए, तो पोल से अगर हाथ फिसल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, चोट लग जाएगी उन्हें, ठीक है। तो उनका हाथ फिसले ना, ग्रिप अच्छे से बनी रहे, तो वो बार बार अपने हाथों को रब करते हैं कोर्स पाउडर से, ताकि रफनेस बढ़े और जो ग्रिप है वो बार्स के साथ, पोल्स के साथ अच्छे से बन सके, समझे। इसी तरह से कबड्डी प्लेयर जो होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, सामने वाले ओपोनेंट जो प्लेयर होता है, अपोजिट टीम का जो प्लेयर होता है, उसे खींचना होता है, पकड़ना होता है, और गर्मी की वजह से बहुत स्वेटिंग हुई हुई होती है, जिससे बॉडी बहुत स्लिपरी हुई हुई होती है। अगर सामने वाले को पकड़ते हुए हाथ फिसल गया और छूट गया तो गेम हार गए। तो क्या करना होता है, वो बार बार मिट्टी में अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं ताकि हाथों में रफनेस बढ़ जाए, और जब सामने वाले ओपोनेंट प्लेयर को वो पकड़ें तो टाइटली पकड़ पाएँ, ग्रिप बन जाए फ्रिक्शन के ज़्यादा होने की वजह से, इंटरलॉकिंग के ज़्यादा होने की वजह से, और वो कोई भी गेम जो है वो फ्रिक्शन कम होने की वजह से लॉस ना कर दे। क्लियर है बेटा सभी को? तो दीज आर सम एग्जांपल्स वेयर फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड फॉर आवर एडवांटेज, ओके। बट इन सम केसेस वी हैव टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. What are the ways for reducing the friction? One of
द वेरी फर्स्ट वे इज़ द पॉलिशिंग द सरफेस। हम किसी भी सरफेस को पॉलिश कर दें। पॉलिश करना मतलब उसकी रफनेस को कम करना, उसके अंदर जो बम्प्स हैं, जो अनइवननेस हैं, उन्हें डिक्रीज़ करना। कैसे अनइवननेस को डिक्रीज़ किया जा सकता है? सरफेस को या तो सैंड पेपर से रब कर दीजिए। सैंड पेपर जानते हैं, ब्राउन से कलर का पेपर होता है। जब दीवारों को भी वॉल पुट्टी करानी होती है, उसमें सारे जितने भी बम्प्स होते हैं ऐसे वॉलपेपर से रब कर कर सारे बम्प्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो सैंड पेपर होता है उसके थ्रू हम लोग बम्प्स को ख़त्म कर सकते हैं, या कोई और मटेरियल जिसके थ्रू पॉलिश की जाती है सरफेस पर, और स्मूथ हो जाएगा सरफेस और फ्रिक्शन फिर कम हो जाएगा। उसके बाद लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं बेटा? लुब्रिकेंट्स कुछ इस तरह के मटेरियल्स होंगे जो अगर हम किसी सरफेस पर लगा दें तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा। लुब्रिकेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं, या तो बिल्कुल लिक्विड, या सॉलिड, या सेमी लिक्विड। लिक्विड जैसे कि ऑयल, ठीक है, जैसे मशीन्स में यूज़ करते हैं। घर में जो सेविंग मशीन आप किसी की भी मदर यूज़ करती होंगी, तो जब मशीन बहुत भारी हो जाती है और चलती नहीं है तो जो ऑयल आता है मशीन का वो उसके सभी पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा डाल देते होते हैं, जिसकी वजह से मशीन जो है वो एक पार्ट दूसरे पार्ट पर आसानी से मूव करता है और मशीन हल्की होकर बड़ी ईजिली चल पाती है। तो वो लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल है ऑयल। सेमी लिक्विड जैसे कि ग्रीस, साइकिल्स में देखा होगा आपने, साइकिल की जहाँ चेन होती है या रिक्शा वगैरह की जो चेन होती है उसमें ग्रीस लगाई जाती है। थोड़ा सेमी लिक्विड सा थिक सा ब्लैक से कलर की ग्रीस होती है ना, तो ये ग्रीस लगाने से क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है और आपकी साइकिल्स वगैरह आसानी से चलती हैं। ठीक है, समझ गए ना? रफनेस ख़त्म हो जाती है ना सरफेस की, जब हम कोई उसके ऊपर कोई चिपक फिसलने से वाली कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दे। तो ग्रीस जो है एक स्मूथ सा सब्सटेंस है, सेमी लिक्विड है, मतलब जैम की तरह है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल लिक्विड भी नहीं। इसके अलावा सॉलिड फ्लूइड वो लुब्रिकेंट्स होते हैं जैसे कि टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर जो घरों में पॉन्ड्स का, नाइसिल का पाउडर आप गर्मियों में यूज़ करते हैं, वो टेल्कम पाउडर है। ये बिल्कुल क्या होता है? पाउडर्ड होता है ना, मतलब बिल्कुल स्मूथ होता है। इसे कहाँ यूज़ करते हैं जनरली? जब हम बच्चे घर में कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं तो क्या चाहते हैं वो कि जो उनका स्ट्राइकर है वो सामने वाले गिट्टी को बिल्कुल एकदम से होल में पहुंचा दे हल्का सा स्ट्राइक करने के बाद। ऐसा कब होगा? जब आपका कैरम बोर्ड बिल्कुल स्मूथ होगा। और उसको स्मूथ बनाने के लिए उसके ऊपर टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे तो वो सरफेस स्मूथ हो जाएगा और आपका स्ट्राइकर एकदम से मूव करेगा और आपकी जो गिट्टी है वो बिल्कुल कहाँ चली जाएगी? होल में चली जाएगी। तो सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल टेल्कम पाउडर। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, ठीक है, एंड वेयर दे आर यूज्ड। ठीक है, समझ गए? अब हम बात करते हैं हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत कहाँ क्यों है। बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर की प्रॉब्लम आती है, टूटने फूटने की प्रॉब्लम आती है। मशीनें अगर बहुत हार्ड हो जाएंगे सारे सर्फेसेस मशीनों के, तो जब वो एक दूसरे से बार बार टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने से चीज़ें टूटेंगी ना, ठीक है ना। तो वियर एंड टियर को रोकने के लिए हम मशीनों को स्मूथ बनाने के लिए लुब्रिकेंट्स डालते हैं ताकि जब सरफेस एक दूसरे से टकराएं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे, और जब फोर्स कम लगेगा तो वो टूटेंगी भी कम, मशीन की एफिकेसी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी होता है, मशीन की पावर भी बढ़ेगी ना, मशीनें जल्दी चलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ज़रूरी होता है। समझ गए? क्लियर है? और कई बार जो है ये कैरम बोर्ड वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। कई बार एयर भी एक लुब्रिकेंट का काम कर देती है। कहाँ? एक व्हीकल होता है जिसका नाम होवरक्राफ्ट होता है। ये व्हीकल पानी में भी चल पड़ता है और लैंड में भी। इसके नीचे ना एक बैग सा बना होता है, ठीक है, ये एयर से फिल हुआ होता है। ये इसकी वजह से ना फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वरना तो क्या होता है, नीचे जो मशीनरी होती है वो सारी बहुत हार्ड होती है ना, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ये एयर कुशन जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये होवरक्राफ्ट जो है बड़ी आसानी से पानी में भी चल पाता है। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, एयर भी कई बार फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है। थर्ड आ जाता है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होता है? मशीन्स के पार्ट्स हम ऐसे भी बना सकते थे, सारे ऐसे चौरस शेप में। अगर हम ऐसे बनाते तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड करता जब मशीन को चलाया जाता। लेकिन अगर हम सारे पार्ट्स को ऐसे ना बनाकर ऐसे राउंड बना दें, इन्हें हम बॉल बियरिंग्स बोलते हैं। अगर हम ऐसे राउंड बना दें तो राउंड बनाने से क्या होगा, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर चलेगा तो क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा सरफेस टच करेगा, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग कम होगी और सरफेस एक दूसरे के ऊपर आसानी से चल पाएंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो इसीलिए बॉल बियरिंग्स ऐसे होते हैं जो कि मशीन में राउंड शेप में पार्ट्स लगाए जाते हैं। ऐसे बॉल बियरिंग्स लगाने से क्या होगा,
हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से मशीन का एक पार्ट दूसरे पार्ट पर ईजिली चल पाएगा। आगे है फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। पहले तो मैं आपको फ्लूइड बता देती हूँ क्या होता है, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन बताऊँगी। फ्लूइड क्या होता है, एयर और वाटर दोनों के लिए जो कलेक्टिव टर्म होती है वो फ्लूइड कहलाती है। हवा और पानी दोनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अगर मैंने अपना हाथ इस सरफेस पर चलाया तो ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मेरे हाथ के ऊपर, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर क्या मैं अपना हवा में हाथ चलाऊंगी ऐसे, या पानी में अपने हाथ को ऐसे मूव करूंगी, क्या ये हवा और पानी भी मेरे हाथों के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? यस, लगाएंगे। ऐसा फील होता है हमें जब हम हवा साइकिल चला रहे होते हैं बच्चे, तो क्या लगता है कि हवा जो है वो उल्टी डायरेक्शन में हमें धक्का दे रही है। हम फोर्स लगाएंगे तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे ही पानी में स्विमिंग करते हुए लगता है हमें कि पानी हमें पीछे की तरफ धकेल रहा है, और हम पानी को बार बार अपने हाथों से ऐसे हिलाते हैं और तब हम स्विमिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर या वाटर में से मूव कराया जाता है तो एयर और वाटर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो एयर और वाटर में से मूव कर रहे होते हैं। इसी बैकवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, फ्लूइड कलेक्टिव टर्म है एयर और वाटर के लिए, ठीक है। और जब एयर बैकवर्ड फोर्स लगाती है, एयर फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है, उसे हम एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं बच्चों, एयर रेजिस्टेंस भी, ठीक है। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। एक तो फ्लूइड के नेचर पर, नेचर कैसा है फ्लूइड का। फ्लूइड अगर गाढ़ा गाढ़ा होगा बहुत तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगाएगा। दूसरा, शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पर, इसकी डिटेल मैं अभी आगे बताती हूँ। तीसरा, स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये भी डिटेल आगे बताते हैं। पहले इस डिटेल को इस पॉइंट को समझाने के लिए कि किस तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर क्या लिया हुआ है, पेपर लिया हुआ है। एक तो क्रम्बल्ड पेपर ले लिया और एक सेम पेपर ले लिया, एक को क्रम्बल कर लिया और एक को बिल्कुल ऐसे शीट की फॉर्म में रखा। दोनों को सेम हाइट से नीचे गिराया गया। हम देखते हैं कि ये जो क्रम्बल्ड पेपर है ये जल्दी नीचे गिर जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस प्लेन शीट। क्यों क्रम्बल्ड पेपर जल्दी नीचे गिर गया? क्योंकि जब पेपर क्रम्बल्ड हुआ तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। एयर जो है कम पार्ट से टकराएगी इस पेपर के, इसके ज़्यादा पार्ट से टकराएगी। और जब एयर इसके, जैसे मान लो ये नीचे जा रहा है, एयर रेजिस्टेंस ऐसे लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस सिर्फ इतने पार्ट पर लगेगा, इसमें एयर रेजिस्टेंस इतने सारे पार्ट पर लगेगा। इस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, एयर के थ्रू बैकवर्ड फोर्स कम लगेगा और ये जल्दी नीचे गिर जाएगा। इसमें एयर के थ्रू जो बैकवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा और इसे नीचे गिरने में देर लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो बात अभी मैंने कही कि बॉडी की शेप पर डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन। बॉडी की शेप अगर कॉम्पैक्ट होगी, छोटी होगी, तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी कम होगा। तीसरी बात कि फ्लूइड फ्रिक्शन, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितनी स्पीड से फ्लूइड में मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसकी डिटेल आपकी बुक में नहीं है बेटा, यू विल ओनली मग अप दिस पॉइंट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहा है किसी फ्लूइड में तो उसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोली मूव कर रहा है फ्लूइड में तो उसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है बच्चों। ये बात आप ऐसे ही याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। हम बात करेंगे अब किस तरह से ये जो एरोप्लेन, ये फ़िश, ये बर्ड, ये बोट, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फ़िश को देखो बोट जैसी आगे से दिखती है, एरोप्लेन को देखो आगे से बर्ड जैसा दिखता है बिल्कुल। ये बर्ड और फिश तो गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान ने बनाए, ये हमारे साइंटिस्ट ने बनाए। ये ने क्यों बनाए? देखो, हर चीज़ को भगवान ने यही कुछ सोच समझ कर बनाया हुआ है। फ़िश को पानी में हर वक्त मूव करना है, बर्ड को हवा में चलना है। अगर बर्ड हवा में चलता और हवा इसके ऊपर अपोजिट फोर्स हर वक्त लगाती रहती तो इसके लिए चलना मुश्किल होता। इसी तरह से फ़िश पानी में चलती और फिश पानी फ्लूइड फ्रिक्शन लगा रहा है, अपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम होती चलने में। तो भगवान ने इन्हें क्या बना दिया, आगे से पॉइंटेड बना दिया। अगर ये आगे से पॉइंटेड हैं तो हवा जब क्रॉस करेगी ना इसे तो ऐसे चली जाएगी, इसके सरफेस को कम टच किए बिना इसको पास कर कर आगे बढ़ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके मोशन पर खास असर नहीं पड़ेगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। इसी तरह से फ़िश जब ये पानी में चलेगी ना, पानी इसके सरफेस को क्रॉस करता हुआ, अगर ये ब्रॉड होती आगे तो इसको रोकता ना, अगर ये आगे से पॉइंटेड है इसके सरफेस को क्रॉस करता हुआ पानी बढ़ जाएगा आगे, ठीक है, इसके सरफेस को टच किए बिना आगे बढ़ जाएगा।
ओके, और इसकी मोशन पर खास असर नहीं पड़ेगा। ओके, इस शेप को हम स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं, जो आगे से पॉइंटेड होती है, और एयर और वाटर का स्मूथली इनके सरफेस से मूव कर जाना बिना इनको टकराए वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो कहलाता है। तो व्हाट आर स्ट्रीमलाइन बॉडीज? द बॉडी मूव विच आर मूविंग थ्रू द फ्लूइड्स आर गिवन स्पेशल शेप्स एट द पॉइंट एट द फ्रंट पर स्पेशल शेप्स दी जाती है। दिस स्पेशल शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। एंड व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? द फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर द स्ट्रीमलाइन शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। समझ गए सब बच्चे? एरोप्लेन हमारे साइंटिस्ट ने बर्ड से ही सीख कर बनाया। किसी को नहीं पता था कि एरोप्लेन ऐसी कोई चीज़ बन सकती है जो हवा में बर्ड्स की तरह उड़े। साइंटिस्ट ने इसी से सीख ली और एरोप्लेन बनाया, आगे से पॉइंटेड बना दिया, विंग्स बना दिए और ये हवा में उड़ने लगा। ऐसे ही बोट कैसे बनाई? फिश से समझ लेकर बनाई, आगे से पॉइंटेड बनाई, स्ट्रीमलाइन शेप बनाई। तो पेपर में आ जाए व्हाट इज स्ट्रीमलाइन शेप लिख सकेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो लिखेंगे। क्यों स्ट्रीमलाइन शेप बनाई गई है? ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगे, फ्लूइड्स जो हैं इनके सरफेस से पास होकर आगे बढ़ता जाए। इस डू यू नो में कार रेसिंग के बारे में बताया गया है बेटा। जो फार्मूला कार रेसिंग होती है उसमें जो गाड़ियाँ होती हैं वो छोटे छोटे साइज़ की होती है ताकि तेज़ भागे, और जनरली आगे से पॉइंटेड बनाई जाती हैं। वो पॉइंटेड क्यों बनाई जाती हैं? ताकि एयर का फ्रिक्शन कम लगे और वो तेज़ी से भागे। समझ गए बेटा? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है अब। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना है आपने।